नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन लागत वक्र, लॉन्ग पीरियड कॉस्ट कर्व। पूर्व में अपन ने अल्पकालीन लागत वक्र के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं दीर्घकालीन लागत वक्र के बारे में। इसके अंतर्गत प्रथम पॉइंट लेते हैं अपन दीर्घकालीन कुल लागत वक्र, लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट कर्व। इसे अपन शॉर्टकट में एलटीसी भी लिखते हैं, एलटीसी, लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट। दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती है। दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती है। दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती है। चूंकि दीर्घकालीन कुल लागत किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त सभी साधनों की लागतों का जोड़ है, इसलिए दीर्घकालीन कुल लागत वक्र एलटीसी का आकार ठीक वैसा ही होता है जैसे अल्पकालीन कुल लागत वक्र का होता है। अल्पकाल में जैसा लागत वक्र का होता है बिल्कुल उसी प्रकार से होता है। मैंने यहाँ दो पूर्व डायग्राम बनाए हैं। अब अपन इन डायग्राम को दीर्घकालीन कुल लागत वक्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अपन फर्स्ट डायग्राम लेते हैं। ओ एक्स एक्स पर मैं क्या लेता हूं, आउटपुट, तथा ओ वाई एक्स पर क्या लेते हैं, कॉस्ट। क्या लेते हैं, कॉस्ट। इसी प्रकार सेकेंड डायग्राम में भी अपन क्या ले लेते हैं, ओ एक्स एक्स पर मैं लेता हूं आउटपुट तथा ओ वाई एक्स पर कॉस्ट को लेते हैं। देखिए, प्रथम डायग्राम और द्वितीय डायग्राम, सपोज ये ए और ये बी है। ए डायग्राम में अल्पकालीन कुल लागत वक्र है। अल्पकालीन कुल लागत वक्र को बनाते हैं अपन। सबसे पहले अल्पकालीन लागत वक्र, जैसा कि आपको पता है, ये एसटीसी। अभी मैं आप दोनों को इसमें भेद बताता हूं। तथा बी लागत वक्र में अपन दीर्घकालीन कुल लागत वक्र को बनाते हैं। एलटीसी। सपोज अपने पास ए डायग्राम तथा बी डायग्राम है और दोनों में मैंने डायग्राम बना दिया है। एक भाग में ए भाग यानी ए वक्र, ए भाग में एसटीसी अल्पकालीन कुल लागत वक्र है। ये क्या है, अल्पकालीन कुल लागत वक्र। अल्पकालीन कुल लागत वक्र तथा बी भाग में दीर्घकालीन कुल लागत वक्र। दीर्घकालीन कुल लागत वक्र। एसटीसी वक्र, एसटीसी वक्र ओ वाई रेखा के किसी भी मूल बिंदु को छोड़कर शुरू होती है। ये जो वक्र है एसटीसी वक्र ओ वाई रेखा, अर्थात ओ वाई रेखा को मूल बिंदु को छोड़कर शुरू होती है। मूल बिंदु कौन सा है, शून्य है। एसटीसी वक्र में ओ वाई रेखा मूल बिंदु को छोड़कर कहीं से भी प्रारंभ होती है। ये मूल बिंदु को छोड़कर कहीं से भी, किसी भी बिंदु से, कहीं से कहीं भी
बिंदु से प्रारंभ होती है। बिंदु से प्रारंभ होती है, जबकि एलटीसी वक्र कहां से प्रारंभ हो रहा है? मूल बिंदु से। एलटीसी वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि अल्पकाल में यदि उत्पादन शून्य भी है, अल्पकाल में उत्पादन शून्य भी है, तो भी अल्पकालीन कुल लागत स्थिर फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। लेकिन दीर्घकाल में क्योंकि सभी उत्पादनों के साथ परिवर्तनशील होते हैं, जबकि उत्पादन शून्य हो तो दीर्घकालीन कुल लागत भी शून्य होती है। यानी सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि उत्पादन शून्य होने पर दीर्घकालीन कुल लागत भी शून्य होती है। अर्थात ये इस बिंदु से प्रारंभ होता है। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व लेते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकाल में किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को उत्पन्न करने की प्रति इकाई न्यूनतम संभव लागत होती है। दीर्घकाल में किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को उत्पन्न करने की प्रति इकाई न्यूनतम संभव लागत होती है। दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म विभिन्न प्रकार के प्लांटों का प्रयोग करती है। दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म विभिन्न प्रकार के प्लांट का प्रयोग करती है। एक निश्चित उत्पादन की मात्रा के लिए एक विशेष प्रकार का प्लांट उपयुक्त रहता है, क्योंकि उस प्लांट की सहायता से उत्पादन करने से औसत लागत न्यूनतम होती है। औसत लागत क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। दीर्घकाल में एक उत्पादक उस प्लांट से उत्पादन करेगा जिससे औसत लागत न्यूनतम हो जाए। उत्पादन की मांग में परिवर्तन होने के साथ साथ वह प्लांट के आकार में भी परिवर्तन करता जाएगा। प्लांट के आकार में भी क्या करता जाएगा? परिवर्तन करता जाएगा। प्रत्येक प्लांट की एक अल्पकालीन औसत लागत वक्र होती है, जिसकी सहायता से हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि एक फर्म दो प्रकार के प्लांटों का प्रयोग कर सकती है। एक फर्म क्या करती है? दो प्रकार के प्लांटों का प्रयोग करती है। एक छोटा प्लांट जिसे अपन स्मॉल प्लांट कह सकते हैं, उसकी अल्पकालीन लागत वक्र AC1 है, तथा दूसरा प्लांट जिसकी अल्पकालीन औसत लागत वक्र SA2 है। दीर्घकाल में फर्म इन दोनों प्लांटों में से सबसे लाभदायक प्लांट का निवेश करने की योजना बनाती है। यानी क्या करते हैं कि हम दो प्रकार के प्लांटों का उपयोग करते हैं, एक छोटा प्लांट और दूसरा अल्पकालीन लागत वक्र यानी SAC और दूसरा SA2, दो प्रकार के प्लांट लेते हैं। इनकी अल्पकालीन लागत वक्र SA2 SA1 और दूसरा SA2 है। दीर्घकाल में इन दोनों प्लांटों में से सबसे लाभदायक प्लांट पर निवेश करने की योजना बना सकती है। उत्पादन की विभिन्न मात्राओं पर इन दोनों अल्पकालीन लागत वक्रों की सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि अल्पकाल की विभिन्न मात्राओं पर कौन से प्लांट के द्वारा उत्पादन करने से औसत लागत न्यूनतम होगी, किस प्लांट पर औसत लागत न्यूनतम होगी, वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया है। दो प्रकार के प्लांटों की अल्पकालीन औसत लागत प्रकट की गई है। इसमें SAC AC1 और SAC2। यदि OM मात्रा पर हम OX अक्ष पर हम क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं, तथा OY रेखा पर हम क्या लेते हैं? कॉस्ट लेते हैं। देखिए, यदि फर्म OM मात्रा का उत्पादन करना चाहती है तो वह छोटे प्लांट को चुनेगी। यदि फर्म OM मात्रा का उत्पादन
करना चाहती है, उत्पादन करना चाहती है, तो वह छोटे प्लांट को चुनेगी। छोटे प्लांट को चुनेगी। इस प्लांट की सहायता से ओएम इकाइयां का उत्पादन न्यूनतम औसत लागत कौन सी होगी यहाँ पर? पीएम। न्यूनतम औसत लागत क्या होगी? पीएम पर होगा। पीएम न्यूनतम औसत लागत। ओएम इकाइयों पर बीएम औसत लागत पर होगा, जबकि एसएसी वक्र से ज्ञात होता है, जैसा कि इसके वक्र से भी ज्ञात होता है। इसके विपरीत ओएम इकाइयों का उत्पादन बड़े प्लांट द्वारा करने से औसत लागत बढ़कर क्या हो जाएगी? अब जब ओएम थी तो अब बढ़कर क्या हो गई? ओएन। बड़े प्लांट पर क्या हो जाएगी? बड़े प्लांट पर कितना हो जाएगी? ओएम से बढ़कर ओ एन हो जाएगी। ओएन हो जाएगी। परंतु यदि फर्म ने ओएन इकाइयों का उत्पादन करना है तो फर्म बड़े प्लांट का प्रयोग करेगी। फर्म क्या करेगी? बड़े प्लांट का प्रयोग करेगी। इस प्लांट के द्वारा ओएन इकाइयों का उत्पादन न्यूनतम औसत लागत, यह न्यूनतम औसत लागत क्या थी? बीएन थी। और यह न्यूनतम औसत लागत क्या है? सीएन के द्वारा किया जाएगा। सीएन न्यूनतम औसत लागत। सीएन क्या होगी? न्यूनतम औसत लागत होगी। जबकि छोटे प्लांट द्वारा ओएन मात्रा को उत्पादन करने पर औसत लागत बढ़कर डीएन हो जाएगी। औसत लागत बढ़कर क्या हो जाएगी? डीएन हो जाएगी। यहां देखिए आप, ये बढ़कर कितनी हो गई? डीएन। टोटल कितनी हो रही है? डीएन। औसत लागत बढ़कर कितनी हो रही है? डीएन हो रही है। यहां से लेकर यहां तक हो रही है। यदि हम ये मान लें कि फर्म के विभिन्न आकारों को बहुत सारे प्लांट उपलब्ध है, तो उन प्लांटों के प्रत्येक स्तर की न्यूनतम लागत को प्रकट करने वाली वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, दीर्घकालीन क्या होगी? औसत लागत वक्र होगी। ये प्लांट पहला था जिसमें मैंने एसएसी ये दिखाया हुआ है। ये एसएसी वक्र है जो बी बिंदु पर काट रहा है और यह यहाँ पर खत्म हो रही है। इसी प्रकार जो दूसरा प्लांट था तो वो बढ़कर क्या है? SA2 है। और ये क्या है? LTC है। यहाँ पर न्यूनतम लागत एसएसी प्लांट के लिए क्या थी? न्यूनतम लागत बीएम। न्यूनतम लागत बीएम। ये किसके लिए है? एसएसी प्लांट के लिए है। और ये क्या है? सीएन इस प्लांट के लिए है। यहाँ पहले प्लांट के लिए एलटीसी यहाँ प्राप्त हो रही थी अपन को इस बिंदु पर, जबकि अब यह कहाँ हो रही है? इस बिंदु पर प्राप्त हो रही है। तो दोनों प्लांटों पर जब अपन वक्र खींचते हैं, एसएसी वक्र और दोनों, तो एलटीसी वक्र प्राप्त होता है, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट कर्व प्राप्त होता है। अब हम एक और वक्र लेते हैं। ओ एक्स एक्स पर हम क्या लेते हैं? आउटपुट, तथा वाई एक्स पर हम क्या लेते हैं? कॉस्ट लेते हैं। देखिए ओ वाई एक्स पर औसत दीर्घकालीन औसत लागत वक्र प्रत्येक अल्पकालीन औसत लागत वक्र को किसी न किसी बिंदु पर अवश्य स्पर्श करती है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र प्रत्येक अल्पकालीन औसत लागत वक्र को किसी न किसी बिंदु पर अवश्य स्पर्श करती है। देखिए ये एक लार्ज
एवरेज कॉस्ट वक्र बनाया हुआ है। किस प्रकार से यह वक्र बना इसको अपन समझते हैं। छोटी छोटी फर्मों से बनकर बनता है और अल्पकालीन औसत लागत वक्र के आधार पर यह वक्र बनता है। सपोज ये क्या है, SAC1, ये किस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। इसी प्रकार एक अन्य फर्म का औसत लागत वक्र बिल्कुल इसी प्रकार से SAC2। एक और लेते हैं SAC3, SAC4, SAC5। ये प्रत्येक बिंदु पर किसी न किसी बिंदु पर ये काट रही है। एक इस बिंदु पर काट रही है, ये इस बिंदु पर, ये इस बिंदु पर काट रही है। जब इन बिंदुओं को मिलाया जाता है तो ये क्या बनता है, लॉन्ग एवरेज कर्व बनता है। दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु कौन सा होगा, यहाँ पर जिस बिंदु पर ये काट रही है, ये बिंदु पर न्यूनतम बिंदु M, और यहां लेते हैं अपन Q। दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु M से बाई और ये स्पर्शीय बिंदु पॉइंट ऑफ टेंडेंसी अल्पकालीन औसत लागतों को नीचे की ओर से काटते गिरते हुए हिस्सों पर है। ये कहाँ काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। न्यूनतम बिंदु पर स्पर्शीय बिंदु अर्थात पॉइंट ऑफ टेंडेंसी अल्पकालीन औसत लागतों को नीचे की ओर गिरते हुए हिस्सों पर है। इसका कारण यह है कि न्यूनतम बिंदु M पर दीर्घकालीन औसत लागत यानी लॉन्ग एवरेज कॉस्ट का ढलान ऋणात्मक नेगेटिव होता है। दीर्घकालीन न्यूनतम बिंदु M पर न्यूनतम बिंदु कौन सा है, M पर दीर्घकालीन औसत लागत लागत वक्र का ढलान यानी स्लोप कैसे होगा, ऋणात्मक है। इसलिए अल्पकालीन औसत लागत वक्र का ढलान भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि स्पर्शीय बिंदुओं पर दोनों वक्रों के ढलान बराबर होते हैं। यानी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों का भी ढलान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इनका भी ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि स्पर्शीय बिंदुओं पर दोनों वक्रों के ढलान बराबर होते हैं। न्यूनतम बिंदु M से ऊपर स्पर्शीय बिंदु औसत लागत वक्रों के ऊपर की ओर उड़ते हुए हिस्सों पर भी होंगे। ये ऊपर जो हिस्सा उठ रहा है, इन उड़ते हुए हिस्सों पर भी बराबर होंगे, क्योंकि बिंदु M के बाद औसतकालीन औसत लागत वक्र ऊपर की ओर उठ रही है। बिंदु M पर दीर्घकालीन औसत लागत एवं अल्पकालीन औसत न्यूनतम लागत एक दूसरे के बराबर होती है। बिंदु M पर दीर्घकालीन न्यूनतम औसत लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है। इस बिंदु पर अल्पकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत दोनों बराबर होती है। सपोज कि यहाँ पर एक और फर्म ले लेते हैं, कोई भी मान लो ये कोई एक और फर्म है, एक्स्ट्रा ले लिया अपन एक्स, तो ये भी क्या आएगी, इस बिंदु पर क्या होगी, न्यूनतम होगी। अतः केवल M बिंदु पर ही अल्पकालीन प्लांट का आदर्श उपयोग होता है। बिंदु M पर ही आदर्श का उपयोग होता है। थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं, दीर्घकालीन सीमांत लागत, लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट।
दीर्घकाल में किसी वस्तु की एक इकाई या कम इकाई उत्पन्न करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे दीर्घकालीन सीमांत लागत कहा जाता है। दीर्घकाल में किसी वस्तु की एक इकाई अधिक या कम इकाई उत्पन्न करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे दीर्घकालीन सीमांत लागत कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा अल्पकालीन सीमांत लागत में संबंध। रिलेशन बिटवीन LMC तथा SMC, यानी एक SMC वक्र से हमें यह ज्ञात होता है कि घटते बढ़ते साधनों में परिवर्तन से किसी वस्तु की एक अधिक या कम मात्रा का उत्पन्न करने के फलस्वरूप कुल लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र से हमें यह ज्ञात होता है कि घटते बढ़ते साधनों में परिवर्तन से किसी वस्तु की एक अधिक या कम मात्रा का उत्पादन करने से फलस्वरूप कुल लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, जबकि LMC वक्र से यह ज्ञात होता है कि सभी साधनों में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की एक अधिक या कम मात्रा का उत्पादन करने के फलस्वरूप कुल लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र में घटते बढ़ते साधनों में परिवर्तन, अल्पकालीन लागत वक्र में घटते बढ़ते साधनों में परिवर्तन घटते बढ़ते साधनों में परिवर्तन से किसी वस्तु की एक या एक अधिक या कम मात्रा का उत्पादन करने के फलस्वरूप कुल लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुल लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ेगा, यह बताता है कौन, अल्पकालीन लागत वक्र में। जबकि दीर्घकालीन लागत वक्र अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन सीमांत लागत वक्र में कर रहे हैं। दीर्घकालीन या अल्पकालीन जो सीमांत लागत का कर रहा है, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र यह ज्ञात होता है कि सभी साधनों में परिवर्तन से सभी साधनों में परिवर्तन से किसी वस्तु की एक अधिक या कम मात्रा का उत्पादन करने के फलस्वरूप कुल लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
यानी ये तो घटते बढ़ते साधनों के कारण है, घटते बढ़ते साधनों में परिवर्तन, जबकि ये क्या करे, सभी साधनों में परिवर्तन से किसी वस्तु के एक इकाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब फर्म वस्तु की दी हुई मात्रा के उत्पादन के लिए एक प्लांट का एक उचित पैमाना बनाती है तो उत्पादन की मात्रा या अल्पकालीन या दीर्घकालीन लागत वक्र समान हो जाती है। जब फर्म वस्तु की दी हुई मात्रा के उत्पादन के लिए एक प्लांट का एक उचित पैमाना बना लेती है तो उत्पादन की इस मात्रा पर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागत वक्र समान हो जाती है। हम पूर्व में बनाए हुए डायग्राम को देखते हैं। इस चित्र में ओ एक्स एक्स पर मैंने आउटपुट तथा ओ वाई एक्स पर मैंने कॉस्ट को लिया है, कॉस्ट की लागत को लिया है। यहाँ इष्टतम उत्पादन ओ क्यू और जहां काट रहा है बिंदु पी, वो पी बिंदु पर लिया है। देखिए इष्टतम बिंदु ओ क्यू पर एस एम सी तथा एल एम सी दोनों बराबर है, एस एम सी और दोनों बराबर है, एस एम सी बराबर एल एम सी, ये दोनों क्या बराबर है। यदि इष्टतम बिंदु ओ क्यू से कम होगा तो एस एम सी कम होगी तथा एल एम सी उसकी अपेक्षा अधिक होगी। इसके विपरीत यदि इष्टतम बिंदु ओ क्यू से अधिक होगी तो एस एम सी होगी तथा एल एम सी उसकी अपेक्षा कम होगी। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत। अर्थात एल एम सी व एल ए सी, रिलेशन बिटवीन एल एम सी और एल ए सी। एल एम सी तथा एल ए सी में संबंध भी पिछले इस चित्र में अपन देख सकते हैं। इस डायग्राम में दीर्घकाल में एल एम सी तथा एल ए सी का वही संबंध है जो अल्पकाल में है, दीर्घकाल में वही संबंध है, एल एम सी और एल ए सी का संबंध वही है जो कि अल्पकाल की स्थिति में एस एम सी और एस ए सी का है। जब एल ए सी गिरती है, जब एल ए सी गिरती है, अपन चित्र में देखते हैं, जब एल ए सी गिरती है तब एल एम सी भी कम होती है, जब एल एम सी भी कम होती है, एल ए सी जब गिरती है तो एल एम सी भी क्या होती है, कम होती है। ये ब्लू कलर की जो लाइन है एल एम सी की है, ब्लू लाइन भी कम होती है। जब एल ए सी के न्यूनतम बिंदु पी पर, न्यूनतम बिंदु कौन सा है, पी पर एल एम सी उसके बराबर हो जाती है। यहां पर क्या होती है, पी बिंदु पर एल एम सी बराबर एल ए सी हो जाती है। इस चित्र से यह ज्ञात होता है कि एल एम सी वक्र एल ए सी की अपेक्षा, एल ए सी वक्र एल ए सी की अपेक्षा अधिक तेजी से नीचे की ओर गिरता है और अधिक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। एल ए सी, इस चित्र से यह ज्ञात होता है कि एल एम सी वक्र, ये एल एम सी वक्र है, जो ब्लू लाइन है ना, एल एम सी वक्र है। एल एम सी वक्र एल ए सी वक्र की अपेक्षा अधिक तेजी से नीचे की ओर गिरती है और अधिक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। अतः जो इष्टतम बिंदु है, बिंदु P पर एस ए सी, बिंदु P पर एस ए सी बराबर, बिंदु एस ए सी पर क्या है, बिंदु P पर क्या है, एस ए सी बराबर एस एम सी, एस एम सी बराबर एल एम सी बराबर एल ए सी। चारों बिंदु एक ही बिंदु पर, P बिंदु पर काट रहे हैं।